नमस्कार। भारत की समझ इस वैल्यू एडेड कोर्स के 5वें सप्ताह के आखिरी व्याख्यान में आपका स्वागत है। ये जो 5वां सप्ताह है, इस सप्ताह हमने जो मॉड्यूल अपनाया उस मॉड्यूल का शीर्षक था भारत का ऐतिहासिक निर्माण भाग 3। और इस मॉड्यूल के तहत आज का जो ये व्याख्यान है, इस व्याख्यान में हम इस पूरे सप्ताह में जिन बिंदुओं पे हमने चर्चा की, जिन अलग-अलग विषयों के बारे में हमने जाना, समझा, उन सबका एक संगठित समेकन करेंगे। तो ये जो 5वां व्याख्यान है, इस व्याख्यान में जो इस सप्ताह के जो प्रमुख बिंदु रहे, जिसमें हमने पहले व्याख्यान में चर्चा की थी त्रिपक्षीय संघर्ष का, जो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ। उसके साथ साथ उसके अगले व्याख्यान में हमने दिल्ली सल्तनत की बात की, फिर हमने मुगल साम्राज्य के बारे में चर्चा किया और अंततः हमने मुगलों के विरुद्ध जो मराठा साम्राज्य था और उसके साथ साथ जो अन्य क्षेत्रीय शक्तियां थीं, उनके बारे में भी जाना था चौथे व्याख्यान में। तो आज ये जो 5वें सप्ताह का 5वां व्याख्यान है, इस व्याख्यान में हम एक मिले जुले समेकन के साथ जो है इस पूरे सप्ताह के बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे और उनको फिर से जो है एक बार जानेंगे, समझेंगे, उनके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस व्याख्यान की। सबसे पहले बात करते हैं जिसकी चर्चा हमने इस सप्ताह के पहले व्याख्यान में किया था, जिसका शीर्षक था क्षेत्रीय संघर्ष, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। पृष्ठभूमि के तौर पे हमने जाना कि जो 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद भारत में एक राजनीतिक शून्यता आ गई थी और जिसका फायदा जो है वो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जैसे जो छोटी क्षेत्रीय शक्तियां थी उन्होंने अपनाया, उसको उठाया और उसके साथ उनका एक बृहत जो है वो उदय देखने को मिलता है। साथ ही जो हर्षवर्धन है, उनके मृत्यु के बाद भी उत्तर भारत में किसी मजबूत केंद्रीय शक्ति का अभाव था, जिससे तीनों क्षेत्रीय शक्तियों को अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की प्रेरणा मिलती है। शुरुआत यदि देखें तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो 8वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ, वह उत्तर भारत के कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच एक दीर्घकालिक सत्ता संघर्ष था। प्राचीन काल में ही कन्नौज उत्तरी भारत में एक महत्वपूर्ण राजनैतिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा था और कन्नौज पे अधिकार करना यानी पूरे उत्तरी भारत का प्रभुत्व हासिल करना और संप्रभुता का प्रतीक बनना जैसा था। इसलिए जो कन्नौज था उस पे ये जो 3 शक्तियां थी वो लगातार अपना आधिपत्य करने के लिए संघर्षरत रहती थीं। साथ साथ हम देखें तो कन्नौज जो है वो गंगा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था और रेशम मार्ग से भी जुड़ा था और इस पर नियंत्रण से व्यापारिक मार्गों और उपजाऊ गंगा के मैदान पर भी प्रभुत्व स्थापित होता था। तो इस तरह हमने देखा कि जो ये पूरा क्षेत्र था कन्नौज का और उसके साथ साथ लगे साम्राज्य का, और उसकी महत्व के कारण, उसके आर्थिक महत्व के कारण, उसके राजनीतिक व्यापारिक महत्व के कारण हम देखते हैं कि ये जो 3 शक्तियां हैं वो आपस में लड़ती हैं उस पूरे क्षेत्र पे अधिकार करने के लिए। इन 3 शक्तियों के बारे में जानते हैं, जिसमें से पहली शक्ति थी गुर्जर प्रतिहार, दूसरा थी पाल और तीसरी थी राष्ट्रकूट। तो इन तीनों के शक्तियों के बीच में आपसी संघर्ष होता है और जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार वो पश्चिमी और उत्तरी भारत के क्षेत्र में उनका प्रमुख केंद्र था। जो पाल थे उनका जो शासन क्षेत्र था वो पूर्वी भारत था, बंगाल और बिहार का क्षेत्र। जो राष्ट्रकूट थे वो दक्कन क्षेत्र के शासक हुआ करते थे। त्रिपक्षीय जो संघर्ष था इसके बारे में हमने जब चर्चा की थी तो हमने 3 चरणों की बात कही थी, जिसमें एक प्रारंभिक चरण था, दूसरा मध्य चरण था और तीसरा अंतिम चरण था। प्रारंभिक चरण जो लगभग 8वीं शताब्दी से के साथ जो है जिसकी शुरुआत होती है, वह संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा कन्नौज पर अधिकार करने के साथ होता है, करने के प्रयास से होता है और इसी दौरान जो पाल शासक
धर्मपाल होते हैं और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव होते हैं, वो हस्तक्षेप करते हैं और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्सराज और धर्मपाल दोनों को हराया, लेकिन दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य के कारण वह उत्तर भारत में लंबे समय तक नहीं रुक पाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो पहला चरण है त्रिपक्षीय संघर्ष का, उसमें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव जो है वो कन्नौज पे अधिकार जमाने में सफल होता है। फिर मध्य चरण में देखें तो इस दौरान पाल शासक धर्मपाल ने अपनी स्थिति मजबूत की और कुछ समय के लिए कन्नौज पर नियंत्रण किया। हालांकि बाद में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। इसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी भी उसने बनाई और इस चरण में राष्ट्रकूट शासक जैसे गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और दोनों शक्तियों को कमजोर भी किया। अब बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतिम दौर की या अंतिम चरण की, जिसमें गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज और महेंद्र पाल के काल में प्रतिहारों का कन्नौज पर फिर से नियंत्रण स्थापित होता है। हालांकि लगातार युद्धों में तीनों राजवंशों को आर्थिक और सैन्य रूप से काफी कमजोर कर दिया था और 10वीं शताब्दी के अंत तक तीनों शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होती जाती हैं और उसके जगह पे छोटे जो सामंती राज्य हैं उनका उदय होता है। तो ये जो संघर्ष था ये तीनों साम्राज्यों को सैन्य और आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। अंततः इस संघर्ष में किसी भी राजवंश को स्थायी रूप से विजय नहीं प्राप्त होती है। हालांकि हम देखते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार है वो सबसे लंबे समय तक कन्नौज पर अपना आधिपत्य रखने में सफल होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति भी धीरे धीरे कम होती जाती है और इन राजवंशों के कमजोर होने से भारत में धीरे धीरे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जाती है, जिसका लाभ आगे चल करके इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा उठाया जाता है। जो ये तीन वंश थे उनके विषय में भी हमने पहले व्याख्यान में चर्चा की, जिसमें प्रतिहार वंश था। प्रतिहार का नाम जो है वो इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इस शाब्दिक अर्थ के साथ बना, जिसका अर्थ था द्वारपाल, और माना जाता है कि वंश के पूर्वज जो लक्ष्मण थे उन्होंने अपने भाई राम के द्वारपाल के रूप में कार्य किया था, जिसके कारण उनका नाम जो है, इस वंश का नाम जो है वो प्रतिहार पड़ा। राजवंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने 6ठी शताब्दी में मंडोर में की थी, लेकिन नागभट्ट प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में उज्जैन में अपनी राजधानी बनाई और प्रतिहारों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल और राष्ट्रकूट शासकों के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और अंततः कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। इसी के साथ जो पाल वंश था उसके इतिहास पे नजर डालें तो पाल राजवंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक पूर्वी भारत, मुख्य रूप से वर्तमान बंगाल, बिहार और कुछ हिस्सों में ओडिशा और असम पर शासन किया। यह बौद्ध धर्म के संरक्षण और कला, वास्तुकला तथा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भी जाना जाता है। हर्षवर्धन के बाद पूर्वी भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे एक तरह से मात्स्य न्याय कहते थे, और इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी के मध्य में एक स्थानीय सभा ने गोपाल नामक एक सक्षम नेता को अपना राजा चुना और गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। पाल शासकों ने कन्नौज के नियंत्रण के लिए गुर्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूट राजाओं के साथ निरंतर संघर्ष किया। फिर बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश का। यह जो राष्ट्रकूट राजवंश था इसने लगभग 8वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्कन और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। यह वंश भारतीय इतिहास में अपनी सैन्य शक्ति, कलात्मक योगदान, विशेषकर एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं के निर्माण और त्रिपक्षीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रकूट मूल रूप से बादामी के चालुक्यों के अधीन सामंत थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग ने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया और राष्ट्रकूट राजवंश की स्वतंत्र नींव रखी, जिसकी राजधानी मान्यखेट थी। उन्होंने शीघ्र ही एक प्रमुख शक्ति के रूप में उत्तरी भारत में राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल और गुर्जर प्रतिहारों के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया।
पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों से आगे अगर बढ़े तो हमने दूसरे व्याख्यान में चर्चा की थी कि किस तरह से जो 12वीं शताब्दी थी और उसके आगे के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, और इस दिल्ली सल्तनत में भी कई सारे जो है बादशाहों के, कई सारे सुल्तानों के राजवंश जो हैं वो एक एक करके शासन करते हैं। जो दिल्ली सल्तनत है इसकी समय अवधि देखें तो यह 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है, और ऐबक गजनी के शासक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम सेनापति था, जो गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली पर उसने अपनी संप्रभुता को घोषित किया। जो दिल्ली सल्तनत की इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें तो इसमें वंशों का एक क्रम देखने को मिलता है। इसमें 5 अलग अलग राजवंशों ने राज किया। इसमें इस्लामी शासन की नींव देखने को मिलती है, क्योंकि यह एक केंद्रीकृत इस्लामी राज्य की इससे शुरुआत होती है, और यहाँ के शासक स्वयं को सुल्तान कहते थे। तुर्की और अफगानी मूल का भी प्रभाव जो है वो भारत में इस शासन के दौरान देखने को मिलता है। जो अधिकांश शासक जो थे इस दिल्ली सल्तनत के दौरान वो मूलतः तुर्की या अफगानी मूल के थे, और इस दौरान एक अस्थिरता और प्रशासनिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी दौर देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत की जो 5 प्रमुख वंश थे उसमें सबसे पहले गुलाम वंश, जिसे हम स्लेव या मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, उनका काल आता है। फिर गुलाम वंश के पतन के बाद खिलजी वंश दिल्ली के सल्तनत पर उनका कब्जा होता है। फिर तुगलक वंश का आना होता है 1320 ईस्वी में। उसके बाद सैयद वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत के माध्यम से शासन करते हैं, और अंततः दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश होता है वो होता है लोधी वंश, जिसकी शुरुआत 1451 में होती है, और अंततः दिल्ली सल्तनत जो है वो 1526 ईस्वी में समाप्त हो जाती है। एक बार दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख संस्थापक हैं उनकी भी चर्चा कर ले तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खान, और लोधी वंश का बहलोल लोधी। इसके साथ साथ इन राजवंशों में कई प्रमुख शासक भी हुए, जैसे खिलजी वंश में हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम को जानते हैं। तुगलक वंश में तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक का नाम प्रसिद्ध है, और लोधी वंश में हम सिकंदर लोधी के नाम को भी जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो साम्राज्य था उसकी एक झलक जो है आपको इस मानचित्र से मिलती है कि कैसे जो शुरुआती मामलुक डायनेस्टी थी या गुलाम वंश था उसमें दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार कितना था, जो सुगा पंखी रंग से जो है आप जिसे देख सकते हैं मानचित्र में। फिर जो खिलजी डायनेस्टी है उसमें इसका विस्तार जो है वो और आगे होता है। तुगलक डायनेस्टी के दौरान दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण में भी देखने को मिलता है, और जब लोधी डायनेस्टी आती है तो देखते हैं कि ये जो पूरा साम्राज्य विस्तार है वो फिर सिमट करके उत्तर के एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत जो है वो फिर से एक सीमित क्षेत्र में जो है वो सिमट के रह जाता है। थोड़े थोड़े इन वंशों के विषय में भी जानते हैं। तो जो गुलाम वंश है वो जिसे मामलुक वंश कहते हैं, यह दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। इसने 1206 ईस्वी में से लेकर के इसने 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक शासन किया। मामलुक शब्द का अर्थ था स्वामित्व वाला या गुलाम। इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक सहित शासक कुछ मूल रूप से योग्य गुलाम थे, जिन्हें उनकी सैन्य प्रतिभा के कारण उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया और बाद में उन्हें स्वतंत्रता मिल गई। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 का इसका काल रहता है। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश था जिसने 1290 ईस्वी में शासन संभाला। यद्यपि इसका शासनकाल सबसे छोटा था, केवल 30 वर्ष का, लेकिन इसने सल्तनत को अभूतपूर्व भौगोलिक विस्तार, प्रशासनिक स्थिरता और आर्थिक सुधार प्रदान किए। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी, और इसने जो है एक प्रकार से देखे तो 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाबाद की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की,
और इस घटना को इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तुगलक वंश आता है खिलजी वंश के बाद, जो 1320 से लेकर के 1414 तक मुगल 1414 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे जिसका शासन होता है। तुगलक वंश जो है ये तीसरा और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश था। इसने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश का शासनकाल अपने विशाल साम्राज्य, विवादास्पद प्रशासनिक प्रयोगों और बाद में भयंकर पतन के लिए भी जाना जाता है। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई, जो एक कुशल सेनापति था और खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान को हराकर इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसके बाद सैयद वंश का काल आता है, जो 1414 से लेकर के 1451 तक दिल्ली सल्तनत पे जिनका शासन होता है। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था और यह वंश तैमूर के आक्रमण, जो 1398 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत की अत्यंत कमजोर और अस्थिर अवधि का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके संस्थापक थे खिज्र खान, और खिज्र खान मूलतः जो है मुल्तान जो साम्राज्य था, खिज्र खान मूलतः मुल्तान का गवर्नर था और उसने दावा किया था कि वह पैगंबर मोहम्मद का वंशज है। 1414 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक को हटाकर उसने सैयद वंश की नींव रखी और उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने खुद को रैयते आला यानी तैमूर के बेटे शाहरुख का प्रतिनिधि माना। उसका शासन मूल रूप से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। वह लगातार विद्रोहों को दबाने और अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा रहा और अंततः दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश होता है वो था लोधी वंश, और लोधी वंश जो है वो पांचवा और अंतिम राजवंश था। इसने 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया। यह वंश अफगान मूल का पहला राजवंश था जिसने दिल्ली पे शासन किया और इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी एक शक्तिशाली अफगान सरदार था जिसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह के स्वेच्छा से सिंहासन छोड़ने के बाद 1451 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता हथिया ली और बहलोल लोधी ने समानता के सिद्धांत पर शासन किया। वह अपने अफगान अमीरों को मसनदे आली कहकर पुकारता था और उनके साथ सिंहासन पर नहीं बल्कि फर्श पर बैठता था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जौनपुर पर विजय प्राप्त करना था और उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाना था, जिससे उसके सल्तनत की प्रतिष्ठा और क्षेत्र में वृद्धि हुई। दिल्ली सल्तनत का इसके साथ देखते हैं कि इन सभी राजवंशों से गुजरते हुए दिल्ली सल्तनत का पतन जो है वो 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हो जाता है और उसके प्रमुख कारण होते हैं उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम न होना, मोहम्मद बिन तुगलक की दोषपूर्ण नीतियां, फिरोज शाह तुगलक की नीतियां, तैनात किए गए अमीरों और गवर्नरों का विद्रोह, विदेशी आक्रमण, लोधी वंश की कमजोरी और इस तरह से अंततः जो है 1526 में दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया जाता है। जो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक या उसकी उपलब्धियां थी उनके ऊपर भी आप एक बार स्लाइड पे नजर डाल सकते हैं, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश, इससे संबंधित जो प्रमुख शासक थे जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी प्रमुख थे। अब बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई का, क्योंकि इसी लड़ाई के माध्यम से जो दिल्ली सल्तनत था उसकी समाप्ति होती है और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य का उदय होता है, जिसके लिए पानीपत की लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में घमासान मचता है। जो बाबर था वो काबुल का शासक था और वह मध्य एशिया के समरकंद में खोई हुई अपनी पैतृक सत्ता को हासिल करने में विफल रहा था और भारत के अपार धन संपदा के प्रति आकर्षित होकर के उसने भारत पर आक्रमण किया और हालांकि उसके पास काफी कम सेना थी, उसके पास मात्र 12,000 से लेकर के 25,000 ही सैनिक थे, लेकिन जितने भी थे वो बहुत ही अनुशासित, अनुभवी और गतिशील थे और इसलिए इब्राहिम लोदी की जो 1 लाख से भी अधिक सैनिकों की सेना थी और लगभग जिसमें 1,000 से ज्यादा हाथी भी शामिल थे,
उसे यह सेना, बाबर की ये छोटी सी सेना जो है वो हराने में कामयाब हो पाई। और कामयाबी का जो कारण था वो था उसकी अद्वितीय युद्ध नीति और तोप खाने का सफल प्रयोग। बाबर ने तुलगमा नाम के एक उज़्बेकी सैन्य रणनीति का उपयोग किया और साथ साथ उसने बारूद और तोपों को युद्ध में निर्णायक सिद्ध किया, और जिसके कारण आप देखते हैं कि अंततः युद्ध के क्षेत्र में जो इब्राहिम लोदी के हाथी हैं वो तोपों की गर्जना से डर करके इधर उधर उथल पुथल में जो है वो अपने ही सैनिकों को कुचलते जाते हैं, और अंततः युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और वो मारा जाता है। तो इस तरह से पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विजय से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, और फिर उसके मुगल साम्राज्य में कई जो हैं विशाल साम्राज्य को आगे बढ़ाने वाले शासक जो हैं वो आते हैं, जिसमें हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का नाम प्रमुख है। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाबर से। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। वह अपने पिता की ओर से महान विजेता तैमूर का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। 11 वर्ष की अल्पायु में ही फरगना की गद्दी संभालने के बाद उसे मध्य एशिया में उज़्बेक शासकों और अन्य विरोधियों से लगातार संघर्ष करना पड़ा था, और समरकंद पे भी उसने नियंत्रण खो दिया था। और इन असफलताओं के बाद उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा किया और इसे अपना आधार बनाया, और बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं, जिसमें वह भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। और उसका पुत्र होता है हुमायूं। हुमायूं जो है उसका राज्याभिषेक बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में आगरा में होता है, जब वह 23 वर्ष की आयु का ही था। और हुमायूं के शासनकाल के 2 चरण होते हैं। पहला चरण 1530 से लेकर 1540 तक का, और दूसरे चरण में वह केवल 1 वर्ष 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन करता है। जो बीच का 1540 से लेकर के 1555 तक का जो समय है, इस दौरान हुमायूं जो है निर्वासन में होता है, क्योंकि उसे शेर शाह सूरी द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की गद्दी से हटा दिया जाता है। इसके बाद हुमायूं का पुत्र आता है अकबर, जो 14 फरवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है उसका राज्याभिषेक होता है। और अकबर जो है वो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन करता है। कम उम्र में गद्दी पर बैठने के कारण शुरुआती जो 4 वर्ष हैं, उस दौरान उसका जो संरक्षक होता है बैरम खान, वो साम्राज्य का संचालन करता है। अकबर के शासनकाल में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है हेमू के खिलाफ, और जिसे जीत कर वो अपनी मजबूत स्थिति को जो है प्रशस्त करता है और मुगल साम्राज्य का तेजी से विस्तार करता है। अकबर का जो शासनकाल है वो कई प्रकार के प्रगतिशील और दूरदर्शी विशेषताओं के लिए भी याद किया जाता है। वह कला और साहित्य का संरक्षक था। वास्तुकला को देखें तो अकबर के काल की वास्तुकला में मुख्य विशेषता हिंदू और मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय है, जिसे अक्सर इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। भवनों के निर्माण में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का उपयोग देखने को मिलता है। जो प्रमुख इमारतें थी अकबर के शासनकाल की, उसमें आगरा का किला और फतेहपुर सिकरी, ये दोनों ही महत्वपूर्ण जो स्थापत्य कलाएं हैं ये अकबर के द्वारा बनाई गई, और इनमें मूलतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग जो है वो प्रमुखता से किया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि अकबर के जाने के बाद जहांगीर जो है वो मुगल साम्राज्य की गद्दी पे बैठता है। जहांगीर का जन्म जो है वो 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में हुआ था। अकबर की मृत्यु जब होती है तो सलीम, जो जहांगीर का पहला नाम था, वह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से उपाधि के साथ राजगद्दी संभालता है, और 1605 से लेकर 1627 तक उसका शासन चलता है। उसने कई सारे प्रारंभिक विद्रोह को भी दबाया। नूरजहां का नाम उसके संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1611 में वह मेहरुन्निसा से विवाह करता है, जिसे बाद में नूरजहां की उपाधि दी जाती है। नूरजहां अत्यंत बुद्धिमती थी, और जल्द ही उन्होंने राजनीति में भी जहांगीर को मदद करना शुरू कर दिया था। इसके बाद चित्रकला का स्वर्ण युग भी हम जहांगीर के शासनकाल में देखते हैं। मुगल काल के संदर्भ में वह स्वयं कला का महान पारखी था, और कलाकारों को दरबार के जीवन और प्रकृति और व्यक्तियों के चित्रों को चित्रित करने के लिए वह
प्रोत्साहित करता था। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो जाती है और उसका मकबरा लाहौर के शाहदरा बाग में स्थित है। जहांगीर के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पे बैठता है शाहजहां, और उसे यह उपाधि उनके पिता जहांगीर ने दक्कन में अहमदनगर के विरुद्ध मिली सफलता के लिए दी थी। और 1628 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक होता है और फिर उसकी शादी जो है मुमताज महल से होती है, जिनका दूसरा नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और मुमताज महल के ही नाम से नाम के आधार पे ही उन्होंने आगे ताजमहल की संरचना का निर्माण कराया। 1658 में उसके पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध के बाद उसे औरंगजेब के द्वारा आगरे के किले में कैद कर दिया जाता है, जहां 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां का जो कला और स्थापत्य से संबंधित उपलब्धियां हैं वो अद्वितीय हैं। मुगल काल में उसने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन, मोती मस्जिद जैसे अनूठे और आज भी जिन्हें काफी अलग माना जाता है वैसे स्थापत्य कलाओं का उसने निर्माण कराया, और उसके कारण उसका जो एक कला के प्रति प्रेम है वो भी काफी जो है अलग तरीके से देखने को मिलता है। शाहजहां के बाद जो है गद्दी पे बैठता है औरंगजेब, और औरंगजेब जो है वो शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद वह अपने भाइयों को हराता है और फिर गद्दी पे बैठता है। और सामूगढ़ का जो युद्ध है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध में उसने दारा शिकोह को हराया और उसके बाद अपने पिता शाहजहां को आगरा में कैद कर दिया। और फिर जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब गद्दी पे बैठ जाता है। फिर औरंगजेब का जो शासनकाल है वो है 1658 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी का। और औरंगजेब का यह जो शासनकाल है यह धार्मिक कट्टरता और विशाल साम्राज्य की नीतियों के लिए भी बहुत विख्यात था। इसलिए जब देखते हैं कि जो पूरा मुगल साम्राज्य है वो सबसे बड़ा भूभाग कब रहा, तो औरंगजेब के शासनकाल में रहा। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर पूरे भारतवर्ष को ले तो संपूर्ण उत्तर भारत क्षेत्र, उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र और नीचे दक्कन तक जो है औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का अद्वितीय विस्तार किया। उत्तरकालीन मुगल शासक भी हुए लेकिन वो काफी कमजोर हुए, जिसमें जहांदार शाह, फारुखसियर, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय और बहादुर शाह जफर का नाम प्रमुख है। इनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर होता गया और धीरे धीरे जो है पतन के राह पे आगे बढ़ता गया। मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारण रहे, जिसमें दीर्घकालिक दक्कन युद्ध, धार्मिक असहिष्णुता, जागीरदारी और मनसबदारी संकट, सैन्य दुर्बलता, उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, दरबारी गुटबाजी, क्षेत्रीय राज्यों का उदय और विदेशी आक्रमण। अब मुगल साम्राज्यों की जो पूरा एक 3-4 शताब्दियों के दौरान जिस प्रकार का शासनकाल रहा, उस शासनकाल के दौरान मुगलों के विरुद्ध में कई क्षेत्रीय शक्तियां भी एक तरह से उनका भी उत्पत्ति होता है, वो भी निकल करके आती हैं और उनका अपना अपना अलग कारण होता है जिसके कारण वो मुगल साम्राज्य से लोहा लेती हैं, जिसमें मराठा, राजपूत, सिख, जाट, बुंदेला, अहोम, क्षेत्रीय नवाब और अफगान आदि का नाम प्रमुख है। इन सब की चर्चा हमने पिछले व्याख्यान यानी 5वें सप्ताह के 4थे व्याख्यान में विस्तार से की थी। आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा नजर इनके ऊपर डालते हैं। जैसे मराठा साम्राज्य था तो उसके शासक छत्रपति शिवाजी और साथ में उत्तराधिकारी उनके संभाजी और राजा राम ताराबाई ने मुगलों से लोहा लिया। मुगलों को से लगातार उनका संघर्ष चलता रहा। फिर बात आती है पेशवाओं के काल की, जिसमें शाहू जो संभाजी के पुत्र थे उनके शासनकाल में पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है और धीरे धीरे यह मराठा शक्ति का वास्तविक केंद्र बन जाता है, जिसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव जो है वो प्रमुख पेशवा होते हैं। फिर मराठा साम्राज्य की यदि प्रशासनिक विशेषताओं की चर्चा करें तो शिवाजी की जो प्रशासनिक प्रणाली थी वो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती थी, जिसे बाद में पेशवाओं ने और भी विस्तृत और संशोधित किया। शिवाजी ने शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। उन अष्टप्रधान में पेशवा, अमात्य, वाकयनवीस, सुरनवीस, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव जो हैं वो
उसके कंपोनेंट्स थे, घटक थे। उसके बाद आप देखते हैं कि एक तो मराठाओं के साथ मुगलों का संघर्ष चल रहा था, उसके साथ साथ मेवाड़ यानी राजपूतों ने भी मुगलों के साथ काफी संघर्ष किया, जिसमें महाराणा प्रताप का नाम प्रमुख होता है। और हल्दी घाटी का युद्ध का भी उल्लेख जो है हमने पिछले व्याख्यान में किया था कि कैसे यह मेवाड़ के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। यह युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व राजपूत सेनापति राजा मान सिंह ने मुगलों की तरफ से किया। और युद्ध आगे अनिर्णायक रहा, क्योंकि मुगल सेना ने प्रताप को पकड़ने या मेवाड़ को पूरी तरह से जीतने में असफल रही। और महाराणा प्रताप ने आगे चल करके चित्तौड़ से संबंधित लगभग बहुत सारे भूभाग को फिर से मुगलों से वापस छीन लिया। और अंततः हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद 1615 में जब मुगलों के में जहांगीर का शासन आता है, तो फिर उस समय एक मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि स्थापित होती है, जो जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में की जाती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे सिखों और मुगलों के बीच के संघर्ष का भी प्रकरण हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। और इसमें गुरुओं, जो सिखों के गुरु थे, उनके साथ जो मुगलों ने बर्ताव किया उसकी भी चर्चा की थी, जिसमें गुरु अर्जन देव की शहादत और गुरु तेग बहादुर की शहादत की चर्चा हुई थी। और जो औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता थी उसके विषय में भी हमने चर्चा की थी। साथ ही हम देखते हैं कि मुगलों से लोहा लेने के लिए जो सिख थे वो अलग तरीके से सैन्य संगठन बनाते हैं, जिसमें गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह और बंदा सिंह बहादुर का नाम प्रमुख है। इन्होंने अलग अलग प्रकार से नीतियों को अपनाया। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने संत सिपाही का निर्माण किया, गुरु हरगोविंद ने संत सिपाही का निर्माण कराया, फिर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, और बंदा बहादुर ने आगे चल करके 1710 में सरहिंद पर कब्जा किया और स्वतंत्र सिख राज्य की भी स्थापना की। अंततः हम देखते हैं कि 1716 में मुगलों द्वारा बंदा बहादुर को पकड़ करके और फिर उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। अब अंततः हम चर्चा करते हैं मुगलों और अहोम के संघर्ष का। इसके विषय में भी हमने चौथे व्याख्यान में चर्चा की थी। यह संघर्ष मूलतः विस्तारवाद और भौगोलिक और सैन्य रणनीतिक महत्व के कारण किया गया था। जो मुगल साम्राज्य थी वो अपनी पूर्वी सीमाओं को बंगाल से आगे असम की ओर बढ़ाना चाहती थी, और ताकि उस क्षेत्र का जो उपजाऊ मैदान है और व्यापारी मार्ग है वो मुगलों के अधीन आ जाए। और इसके प्रतिरोध में जो अहोम राजवंश था वो लगातार मुगलों से लड़ता रहा। साथ साथ जो एक तरह से जो लुटेरों पे नियंत्रण था, उसके लिए भी मुगल जो है वो अहोम को दोषी ठहराते थे, क्योंकि अहोम क्षेत्र में जो लुटेरे होते थे वो एक प्रकार से मुगल क्षेत्र में आकर के और लूटपाट करके पुनः अहोम क्षेत्र में वापस चले जाते थे और उनको वहां संरक्षण मिलता था। इस कारण से भी मुगल जो है वो अहोम राजवंश पे आधिपत्य करना चाहते थे। और इस तरह हम देखते हैं कि ये जो पूरा सप्ताह है, इस सप्ताह में हमने 8वीं-9वीं शताब्दी के त्रिपक्षीय संघर्ष से प्रारंभ करके और मुगल साम्राज्य के पतन तक की पूरे कहानी का एक प्रकार से संक्षेप में उसके ऊपर काफी कुछ जो है विचार विमर्श किया, चर्चा किया। आज के इस व्याख्यान में इतना ही, और इस तरह से आज के इस व्याख्यान के साथ 5वें सप्ताह की एक तरीके से संपूर्णता होती है। आप सबका धन्यवाद।